कैंसर जैसी एक बीमारी ने एक माँ को उसके बेटे से छीन लिया और एक पत्नी को उसके प्रेमी से। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कहानी का अंत आपको क्यों बता दे रही हूँ, क्योंकि इस कहानी के पीछे की कहानी आपके दिल को तोड़ कर रख देगी। क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक जापानी महिला की जिंदगी में घटी सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी आपको रुलाएगी जरूर, साथ ही साथ आपको इस बात का एहसास कराएगी कि मुसीबत के वक्त पर हमारे परिवार के अलावा हमारे पास और कोई नहीं होता। तो चलिए और देरी न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत एक कब्र को दिखाते हुए होती है। ये जिया की कब्र है जिसके ऊपर हमारी ये फिल्म आधारित है। आज उसकी कब्र पर उसका पति यासुताके और बेटी हाना आई है। यासुताके मन ही मन कह रहा है, तुम्हें गए आज पूरा 1 साल हो चुका है। हाना बोलती है, बाबा माँ को यहाँ अकेला लगता होगा ना। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अकेला क्यों लगेगा, देखो आज हम दोनों उससे मिलने आए हैं, वो कितनी खुश है। रास्ते में घर लौटते वक्त उन्हें खेतों के पास लगा एक सब्जी का बाजार दिखा। वो दोनों वहीं रुक गए। हाना चुन चुन कर सब्जियां खरीद रही है। उसे देखकर ही लगता है उम्र के मुकाबले उसकी जिंदगी का तजुर्बा कहीं ज्यादा है। घर आकर वो उन्हीं सब्जियों से अपने बाबा के लिए सूप बना रही है। कहानी का नाम भी इसी पर रखा गया है, हाना सूप। और इसके साथ ही कहानी 13 साल पीछे लौट जाती है, जब यासुताके और जिया पहली बार मिले थे। यासुताके उस वक्त एक न्यूज़पेपर के लिए काम किया करता था। सुबह सुबह उसने जिया को वहाँ खड़ा पाया। उसे उनके दफ्तर का पता नहीं मिल रहा। यासुताके पहले तो उसे देखकर थोड़ा शर्मा जाता है, मगर आगे बढ़कर उसकी मदद करने का फैसला करता है। इतने में एक आदमी जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरने लगा और जिया से टकरा जाने की वजह से उसकी फाइल में रखे कागज सीढ़ियों पर बिखर जाते हैं। उन कागजों को उठाते वक्त यासुताके ने देखा कि वो किसी तरह के म्यूजिकल नोट्स है, यानी कि वो एक म्यूजिक स्टूडेंट है और यही उनकी पहली मुलाकात थी। उस दिन के बाद से यासुताके और जिया अक्सर मिलने लगे। यासुताके कम बोलता है, शर्मीला है, जबकि जिया हंसमुख और बेबाक बोलने वाली लड़की है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है। जिया उसे हमेशा हंसाने की कोशिश करती और समय के साथ उनकी दोस्ती और भी गहराती गई। एक दिन यासुताके को दफ्तर में जिया का फोन आया। उसने बताया कि वो आज डॉक्टर से मिलने गई थी। उन्होंने बताया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। ये सुनकर तो जैसे यासुताके के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि वो जिया से शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसे अपनी माँ की अनुमति चाहिए। कौन ही माँ भला ऐसा चाहेगी कि उसका बेटा एक कैंसर पेशेंट से शादी करे, मगर फिर भी यासुताके किसी तरह अपनी माँ को राजी कर लेता है। उधर जिया अपने बाबा माँ को पूरी बात बताती है। उनकी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं होती। जिया के बाबा का एक छोटा सा दुकान है। उसकी माँ जिया को समझाने की कोशिश करती है। इतने में उसे यासुताके का फोन आता है और वो बाहर निकल गई। बाहर जाकर देखा तो वो सामने खड़ा है। यासुताके उसे अपनी पसंदीदा जगह सूरजमुखी के खेतों में लेकर आया है, जिसे देखकर जिया बहुत खुश होती है। और तब यासुता में एक कपड़े का फीता निकालकर जिया की उंगलियों पर अंगूठी सा बना देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे कहता है कि आज तक तुमने मुझे बहुत हंसाया, अब जिंदगी में तुम्हें आगे हंसाने की जिम्मेदारी मेरी है। मगर ये बात सुनकर जिया खुश नहीं होती। वो उसे बताती है कि मेरे ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मेरी जिंदगी अब आम लड़कियों की तरह नहीं होगी। मेरे ब्रेस्ट काटने पड़ जाएंगे। हो सकता है कि मैं कभी माँ न बन पाऊँ। यासुता में कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम माँ नहीं भी बन पाई तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिया चुपचाप आगे चलती रही। अचानक यासुतामे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जिया कुछ वक्त के लिए खामोश है। फिर उसने पूछा, क्या तुम वाकई में अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो? यासुतामे ने हाँ में जवाब दिया और जिया उसे आगे बढ़कर गले लगा लेती है। इससे ठीक 2 हफ्ते बाद जिया की पहली सर्जरी होती है, जो कि कामयाब रही। सभी इस बात से बेहद खुश हैं, मगर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि रास्ता भी लंबा है। अभी कीमोथेरेपी से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन होगा। अब अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर जिया के माँ बाबा यासुताके को धन्यवाद कहते हैं, इस मुसीबत के वक्त पर उनकी बेटी के साथ खड़े रहने के लिए। अब जिया की कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है, मगर यासुताके हर वक्त उसके साथ खड़ा है और इसी तरह उनकी जिंदगी के एक एक दिन बीतने लगते हैं। आज यासुताके और जिन की शादी है। उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, मगर उसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो शादी की अंगूठी लाना भूल गया और फिर उसी कपड़े के फीते से
उनकी शादी हुई, जिसे पहनाकर यासुताके ने उसे प्रपोज किया था और इसी के साथ उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। यासुतामा ने समंदर किनारे एक घर किराए पर लिया है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। साथ ही साथ जिया की कीमोथेरेपी भी चल रही है। फिर एक दिन जिया उसे खुशखबरी सुनाती है, वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो यासुताके की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अगले ही पल उनकी ये खुशी उदासी में बदल गई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी हालत में जिया माँ नहीं बन सकती, उसकी जान को खतरा है। अगले दिन जिया एक डॉक्टर के पास गई, लेकिन वहाँ से निकलते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत नाउम्मीद हो गई है। रात में जब यासुताके घर लौटा तो जिया ने उसे सारी बातें बताई जो भी डॉक्टर। यासुताके बोला, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है, हमें खुश रहने के लिए किसी बच्चे की जरूरत नहीं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम ये बच्चा गिरा दो। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही जिया गुस्से में तिलमिला उठी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जिया अपने कोख में पल रहे बच्चे को गिराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसने अपनी माँ को कॉल करके बताया तो उनका भी यही कहना है कि इस वक्त बच्चा लेना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मगर जिया ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। हाना के इस दुनिया में आने से दोनों ही परिवार बहुत खुश है। ऐसा लगता है जैसे हाना उन सभी की जिंदगियों का केंद्र बिंदु बन गई हो, उनकी जिंदगियां जैसे खुशियों से भर गई हो। फिर एक दिन जिया ने गौर किया कि हाना उसका दूध नहीं पी रही, वो बस रोई जा रही है। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि जिया का कैंसर फिर से बढ़ने लगा है। डॉक्टर ने कहा कि उसे सेकेंड स्टेज ट्रीटमेंट लेना होगा, जो पहले से भी ज्यादा कठोर होगा। इसमें तकलीफ भी पहले के ट्रीटमेंट से दुगना होगी। दवाइयों के डोसेज और पावर बढ़ा दी जाएंगी। इसके बाद जिया के सेकेंड स्टेज कैंसर का इलाज शुरू होता है। एक दिन जब यासुताके दफ्तर से घर पहुंचा तो उसने देखा कि जिया छोटे से हाना पर गुस्सा कर रही है, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा रही है। यासुताके उसे हाना से दूर करने की कोशिश करता है, मगर जब तब भी बात नहीं बनी तो उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद जिया को होश आया। ये वो क्या करने जा रही थी? उसे बहुत पछतावा हो रहा है। वो बार बार छोटी सी हाना से माफी मांग रही है। यासुताके ने उसे समझाते हुए कहा, ये सब बस तुम्हारे दवाइयों का असर है, एक बार जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उस दिन के बाद से यासुताके दफ्तर से जल्दी घर लौटने लगा। इस घर से तो जैसे खुशियों ने नाता ही तोड़ लिया हो। अब यासुताके ही अपनी बेटी हाना का पूरा ख्याल रखता है। जिया तो उसके पास भी नहीं जाती। एक दिन दफ्तर में यासुताके का एक दोस्त उसके पास आया और उसे एक महिला का कार्ड देते हुए कहा, इस महिला को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मगर अब वो पूरी तरह से ठीक है। मुझे लगता है एक बार तुम्हें इसे मिलना चाहिए। तभी वो कार्ड नीचे गिर जाता है। जब यासुताके उसे उठाने के लिए झुका तो पीठ में एक असंभव दर्द महसूस हुआ। वो तुरंत डॉक्टर के पास गया। चेकअप करने पर पता चला कि इतने दिनों तक खुद की जिंदगी को नजरअंदाज करने की वजह से उसका एक किडनी खराब होने की कगार पर है। उसे भी जल्द ही इसका इलाज करवाना होगा। मगर यासुताके इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता, बस वो चुपचाप अपनी दवाइयाँ लेता रहता है। मगर एक दिन उसकी उन दवाइयों पर जिया की नजर पड़ जाती है और गुस्से में वो उसे बहुत भला बुरा सुनाती है, उससे इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए, क्योंकि जिया भी तो उसे बहुत प्यार करती है। अगले दिन वो दोनों मिलकर उसी महिला के पास जाते हैं जिसका कार्ड उसके दोस्त ने दिया था और जो ब्रेस्ट कैंसर की इस लड़ाई में जिंदगी से जीत गई। उसने जिया को बहुत सारे उपाय बताए और वो एक खास तरह के सूप का भी जिक्र करती है। घर वापस आकर उस दिन के बाद से जिया उसकी एक एक बात को मानने लगी। नियमित रूप से वो बताई गई विधि से सूप को बनाकर भी पीने लगे। सूप में भले ही कोई स्वाद ना हो, मगर उसे पूरा परिवार पीता है। और फिर एक दिन जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो बताते हैं कि जिया के शरीर का कैंसर अब खत्म हो रहा है, मगर यहाँ पर भी थोड़े एहतियात बरतने की जरूरत है। इसे जड़ से खत्म होने में 5 साल तक का वक्त लग सकता है। अगर इन 5 सालों में ये कैंसर वापस नहीं लौटा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा शरीर अब कैंसर मुक्त हो चुका है। लेकिन अगर ये लौटा तो इसका मतलब ये हुआ कि जिया का शरीर कैंसर के आखिरी स्टेज पर है, जहाँ से कोई इंसान लौट नहीं सकता। लेकिन जो भी हो, फिलहाल इस बात की खुशी मनाने का समय है और साथ में इस उम्मीद का भी कि जिया का कैंसर खत्म हो सकता है। उस दिन के बाद से उनके परिवार की खोई हुई खुशियाँ वापस आ गई। जिया पूरी कोशिश करती है कि हाना को हर काम खुद से करना सिखाने के लिए, क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं मालूम है कि उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, वो कभी भी वापस आ सकता है। तब ऐसे वक्त पर
हाना का आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। हाना को मीसो सूप बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि उसका स्वाद बेहद ही खराब है। तब जिया उसे समझाती है कि क्यों ये सूप पीना हमारे परिवार के लिए जरूरी है और छोटी सी हाना अपनी माँ की बात सुनते हुए अपने नाश्ते की शुरुआत उसी मीसो सूप से करती है। उसके कुछ दिनों बाद हाना के नाना यानी जिया के बाबा का इंतकाल हो गया। किसी भी परिवार के लिए एक पिता का चले जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। जिया और यासुकाते समंदर किनारे बैठे हैं और जिया हाना को एक कहानी सुना रही है जिसे वो बड़े गौर से सुन रही है। ये कुछ वो पल है जो उनकी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आने वाले। जिया अपनी छोटी सी बेटी को सिखा रही है कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, कपड़ों को तह करना, जूतों को ठीक से रखना, घर की साफ सफाई वगैरह वगैरह, ताकि कल जब वो ना रहे तो वो खुद का और इस घर का ख्याल रख सके। एक दिन हाना के दोस्त उसे स्कूल जाने के लिए बुलाने आए। ऐसे में जब यामाताके थोड़ी देर के लिए घर के अंदर गया और जब बाहर निकल कर देखा तो हाना ने उसके जूते ठीक से रख दिए हैं। ये देखकर उसकी आंखें छलक उठी। हाना अपनी उम्र के मुताबिक दुगनी तेजी से बड़ी हो रही है। देखते ही देखते उसका 5वां जन्मदिन आ गया। माँ बाबा ने बड़े ही लाड़ प्यार से उसका जन्मदिन मनाया, ढेरों तोहफे दिए और अगले दिन से हाना की ट्रेनिंग शुरू हो गई वो मीसो सूप बनाने के लिए। समय देखते ही देखते पार हो गया। हाना अब काफी बड़ी हो चुकी है। एक दिन स्कूल जाते वक्त यासुताके बोला, क्या तुमने गौर किया है तुम्हारी माँ पहले से ज्यादा चुप चुप रहने लगी है? हाना बोली, हाँ, अब वो मुझसे दूर दूर भी रहती है, मुझे गले भी नहीं लगाती। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है बाबा? यहाँ हम जिया को अस्पताल में देखते हैं। डॉक्टर उसे बता रहा है कि उसका कैंसर शरीर में दोबारा पनप रहा है, यानी कि ये स्टेज 4 है जिसका इलाज घर बैठकर नहीं हो सकता। उसे अस्पताल भर्ती होना होगा और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों का वक्त है। जिया ने जब ये बात यामाताके को बताई वो दोबारा टूट गया। और वहाँ चूंकि हाना इतनी बड़ी हो चुकी है कि माँ की बीमारी को समझ सके तो वो सच्चाई से आंखें नहीं मिला पा रही। दर्द से मानो उसका मोम दिल पत्थर बन चुका है। यहाँ एक बार फिर जिया का इलाज शुरू हुआ जो कि अब शायद उसके साथ ही खत्म होगा, जहाँ पर हाना ही उसका पूरा ख्याल रखती है। अब तो मानो वो अस्पताल ही उन तीनों का नया घर बन गया है। हाना स्कूल से आने के बाद अपनी माँ के बिस्तर में ही सो जाया करती। एक रोज जब जिया को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल से घर भेज दिया गया। अब घर पर ही उसका आगे का इलाज चलेगा। हाना और यासुताके जिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करते। वो हर रोज उसे बाहर घुमाने ले जाते। फिर एक दिन डॉक्टर ने जिया के पति यासुकाते को अपने पास बुलाकर बताया कि जिया का लिवर अब पूरी तरह से खराब होने की कगार पर है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। ये सुनकर यासुताके डॉक्टर के पांव पर गिर गया और कहा, आप चाहे तो मेरा लिवर ले ले, मगर मेरी पत्नी को किसी भी हालत में बचा ले। मैं और मेरी बेटी उसे छोड़कर जिंदा नहीं रह पाएंगे। दृश्य बदलता है। जिया के बिगड़ती तबीयत की वजह से उसे एक बार फिर अस्पताल ले आया गया है। उसकी हालत बड़ी ही नाजुक है। यासुताके उसे हिम्मत देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, हम कल ही घर लौट जाएंगे। जिया ने बस धीरे से कहा, हाना कहाँ है? मैं उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। जिया के कमरे से बाहर निकलकर यासुताके पागलों की तरह रो रहा है। इतने दिनों से उसके दिल में दबे दर्द अब हुंकार बनकर बाहर निकल रहे हैं। जिया को जल्दी ही घर वापस भेज दिया गया। हाना माँ को देखकर बहुत खुश है। शाम के वक्त जिया यासुताके के साथ बैठी है। वो दोनों बातें कर रहे हैं कि जिया के चले जाने के बाद उन्हें आगे की जिंदगी कैसे जीनी है। फिर कुछ दिन बाद कैंसर पेशेंट के लिए एक कॉन्सर्ट रखा गया है। जिया और उसका परिवार भी वहाँ मौजूद है। चूँकि जिया खुद एक म्यूजिक की स्टूडेंट थी, वो इस कॉन्सर्ट को बहुत अच्छे तरह से एंजॉय कर पा रही है। और इसी बीच हाना को जिया सहित स्टेज पर बुलाया गया। जिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये हाना की तरफ से एक सरप्राइज है। वो और यासुताके मिलकर वही गाना गा रहे हैं जो कि जिया ने खुद लिखा था और उसे वो हमेशा गुनगुनाती रहती है। जिया के साथ पूरी ऑडियंस भी भावुक हो जाते हैं। फिर आता है जापान का एक विशेष दिन, जिस दिन लोग अपने मन की बातें, अपने विशेष एक कागज पर लिखकर उसे पेड़ से टांग देते हैं। जिया, हाना सभी मिलकर लिख रहे हैं, मगर जिया उनमें से कुछ पेपर्स छुपा देती है। इसी तरह दिन रेत की तरह हाथ की मुट्ठी से फिसलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर किरदार पूरी तरह से बदल चुके हैं। मानो जिया बच्ची बन गई है और हाना उसकी माँ। हाना सुबह से शाम तक उसका पूरा ख्याल रखती, क्योंकि अब जिया अपने व्हील चेयर से उठ नहीं पाती। एक दिन यूं ही शाम के वक्त हाना पियानो पर कोई धुन बजा रही है और जिया उसे गुनगुना रही है। इतने में वो बेहोश हो गई। हाना तुरंत जाकर बाबा को बताती है।
और जिया को लेकर अस्पताल आया गया। तब डॉक्टर ने यासुताके को अकेले में बुलाकर बताया कि यहाँ पर हाना का आखिरी वक्त चल रहा है, तो तुम क्या चाहते हो, उसकी जिंदगी का सफर यही खत्म कर दिया जाए या तुम कुछ दिन और उसका इलाज जारी रखना चाहते हो। यासुताके चुपचाप आकर बरामदे में खड़ा है। हाना उसके पास आकर कहती है, बाबा, माँ के जाने का वक्त हो चुका है ना। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम उसे लेकर वापस घर चलेंगे। ये सुनकर हाना वापस कमरे के अंदर चली गई। इसके बाद जिया की माँ उसके पास आकर कहती है, मुझे लगता है अब वक्त हो गया है कि हमें जिया को जाने देना चाहिए, उसकी भी तकलीफों का अंत हो जाएगा और तुम्हारा भी। जिया की माँ ये कहते हुए फफकते हुए रोने लगी और बेचारा यासुताके बुत बना वहाँ खड़ा रहा। अब अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जिया के बिस्तर की एक तरफ यासुताके बैठा है और दूसरी तरफ उसकी माँ, और हाना खिड़की के पास खड़ी है। उसकी दादी उसके पास आकर कहती है, तुम्हें माँ को कुछ भी कहना हो उसके कानों के पास जाकर कह दो। तभी जिया के दिल की धड़कनें धीमी पड़ने लगती है। पूरे कमरे में घबराहट और बेचैनी छा गई। हाना बिल्कुल उसी तरह करने लगी जिस तरह वो माँ के साथ खेला करती थी। वो जोर जोर से माँ को बुला रही है। इधर यासुताके भी जिया का नाम पुकार रहा है, मगर जिया में अब कोई हलचल नहीं, बस उसके मशीन से टी टी की आवाज आ रही है। तभी अचानक जिया ने आंखें खोल दी। ये उनकी आखिरी मुलाकात है और तभी मशीन ने सिग्नल देकर बता दिया कि जिया अब जा चुकी है। यासुताके उसे कस के सीने से लगाकर रो रहा है। इतने सालों के संघर्ष का आज परिणाम निकल गया। आखिरकार अब जिया जा चुकी है। ऐसे कई साल बीत गए, मगर यासुताके अब भी सच्चाई को अपना नहीं पा रहा। उसके गम ने उसे पूरी तरह से इस शराब में डुबो दिया। अब हाना ही इस घर का पूरा ख्याल रखती है, जैसा कि उसकी माँ ने सिखाया था। और इसी तरह एक दिन यासुताके की बढ़ती लापरवाहियों की वजह से वो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल लाया गया है। आंख खुलते ही उसने देखा हाना बगल में बैठे रो रही है। वो कह रही है, माँ तो चली गई, अब आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। मैं इस तरह अकेली नहीं होना चाहती बाबा। यासुताके को बहुत बुरा लगता है और इसके बाद उसने खुद की जिंदगी बदलने की ठान ली। वो फिर से पहले की तरह हो गया। एक रोज हमें दिखाते हैं कि हाना अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिख रही है, जो कि वो अक्सर किया करती है। उसने माँ को लिखा है, माँ, मैंने तुम्हारी गृहस्थी को बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं बाबा का ख्याल भी रखती हूँ। और वो खत लिखते हुए हाना के आंसू नहीं रुक रहे। इसके बाद कहानी के पहले दृश्य पर आ जाती है, जहाँ हाना और यासुताके जिया के कब्र के सामने बैठे हैं। उन्हें जब भी वक्त मिलता वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए जिया के पास यहाँ चले आते। और यही थी जिया के परिवार की सच्ची घटना। ये कहानी हमें परिवार का, उन्हें वक्त देने का महत्व सिखा जाती है। कभी कब्रिस्तान जाओ तो देखोगे आज जो लोग वहाँ सोए पड़े हैं, कभी वो बहुत व्यस्त हुआ करते थे, उनके पास समय नहीं था अपने परिवार के लिए, मगर आज जब वो यहाँ अकेले पड़ गए हैं तब उनके पास सिर्फ उनका परिवार आता है। कल अगर आप नहीं रहे तो आपके दोस्त और ये दुनिया वो अपनी गति से चलेंगी। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके परिवार को, आपके माँ बाप और भाई बहनों को। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।